प्रश्न है, पैराग्राफ दिया गया है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, गद्यांश है यहाँ पर, उसको रीड करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं। अंतराल का मतलब यह है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों के दिमाग में पुरानी पीढ़ी से कुछ अलग बातें आती है। दूसरे शब्दों में, एक पीढ़ी अंतराल शब्द को समझा जाए तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों की मानसिक सोच में आने वाले बदलाव को जनरेशन गैप कहते हैं या पीढ़ी अंतराल कहते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जिस प्रकार से आपके पिताजी सोचते थे उस प्रकार आप नहीं सोच पाते हैं। आप उनसे कुछ अलग सोचते हैं और हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी आपसे भी कुछ अलग सोचने का प्रयास करेगी, और ऐसा संभव है। हर एक पीढ़ी में मानसिक सोच में निरंतर बदलाव आता है और यह बदलाव ज़रूरी है। इसी बदलाव को पीढ़ी अंतराल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में समझा जाए तो हमारे पूर्वज विषम परिस्थितियों में भी रहने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज हम पीढ़ी इस प्रकार सुख सुविधा चाहती है। आजकल के बच्चे अपने दादा दादी के साथ बैठने के बजाय वह लोग स्मार्टफोन पर अधिक समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। इसके कारण से परिवार में कलह का कारण भी उत्पन्न होता है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना समय नहीं मिल पाता कि अपने परिवार को समय दे सके, लेकिन जितना भी मिलता है उतना समय अपने स्मार्टफोन को चलाने में व्यस्त कर देते हैं। आने वाली पीढ़ी लगातार मानसिक बदलाव होते रहते हैं। आने वाली पीढ़ी में लगातार मानसिक बदलाव होते रहते हैं। आज तक के समय में हर किसी को सुविधा की आवश्यकता रहती है, लेकिन हमारे पूर्वज इन सुविधाओं के बिना भी रह सकते थे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखो, सीधा जनरेशन गैप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार हम अपने परिवार वालों को समय क्यों नहीं दे पाते हैं? तो हम, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण क्या है, हम अपने परिवार वालों को समय नहीं दे पाते। डी आंसर ही सही हो जाएगा। कितनी बिजी हो गई है लाइफ ना, उसकी वजह से। विषम परिस्थितियों में रहने की क्षमता कौन रखता था? हमारे पूर्वज। तो हमारे पूर्वज क्या रखते थे? विषम परिस्थितियों में जीने की क्षमता रखते थे। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। कथन और कारण दोनों पढ़कर बताने हैं। देखो क्या कहा गया है, हर पीढ़ी में मानसिक सोच में निरंतर बदलाव आता है। ये कथन सही है। इसी बदलाव को पीढ़ी अंतराल कहा जाता है। तो देखो, इसी बदलाव को, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हर बदलाव की जो मानसिक सोच है उसको हम क्या कहते हैं? पीढ़ी अंतराल कहते हैं। लेकिन ये इसका रीज़न तो नहीं है, क्योंकि इसी बदलाव को पीढ़ी अंतराल कहा जाता है। ये देखो, यहाँ पे दोनों, हालांकि स्टेटमेंट दोनों ही सही है, लेकिन जो ये सेकंड है, आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा कि जब भी क्योंकि का हम आंसर लगा देते हैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में, फर्स्ट लाइन के बाद में, हर पीढ़ी में मानसिक सोच में निरंतर बदलाव आता है क्योंकि इसी बदलाव को पीढ़ी अंतराल कहा जाता है। देखो, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो डी आंसर यहाँ पे सही होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आज की पीढ़ी हर प्रकार की सुविधा चाहती है। गद्यांश में आए इस कथन के पक्ष के आधार पर कौन सा तर्क सही है? पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों की तुलना में हमारे लिए सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही है। देखो, यहाँ पे इस तरह का कुछ दिया ही नहीं। आज के समय में हर किसी को सुविधा की आवश्यकता रहती है। सही है। आजकल के बच्चे अपने दादा दादी के साथ समय बैठने के बजाय स्मार्टफोन पर अधिक समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जिसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में मानसिक सोच में आने वाले बदलाव को क्या कहा जाता है? तो जनरेशन गैप। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक काव्यांश है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले काव्यांश पढ़ते हैं। मस्ती से भर के जबकि हवा सौरभ से बरबस उलझी पड़ी, तब उलझ पड़ा मेरा सपना कुछ नए नए अरमानों से। गेंदा फूल जब बागों में, सरसों फूली जब खेतों में, तब फूल उठी सहसा उमंग मेरे मुरझाए प्राणों में। कलिका के चुंबन की पुलकुल मूर्खित जब अली में गुंजन में, तब उमड़ पड़ा उन्माद प्रबल मेरे इन बेसुध गानों में। ले नई साथ ले नया रंग मेरे आंगन आया बसंत, मैंने अनजाने ही आज बना हूँ मैं अपने अनजाने में। जो बीत गया वो विभ्रम था कुरूप वह कठोर, मत याद दिलाओ उस काल की, कल मैं असफलता रोती है। जब एक कुहासे सी मेरी सांसें कुछ भारी भारी थी, दुख की वह धुंधली परछाई अब तक आंखों में सोती है। तो अब देखो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैराग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो सैम्पल पेपर 1 में है वहाँ पे काफ़ी इजी पैराग्राफ दिया गया है। ये काव्यांश दिया गया है। पद्यांश के अनुसार
खेतों में किसके फूल खिले हैं? तो खेतों में किसके फूल खिले हैं? सरसों के फूल। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्यांश के अनुसार गेंदे के फूल कहाँ खिले हैं? गेंदे के फूल बागों में खिले हैं। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, कथन और उसकी व्याख्या करनी है। नई साद नया रंग लेकर मेरे आंगन में बसंत आया, क्योंकि इससे मेरे मुरझाए हुए प्राणों में उमंग भर उठा। तो देखो नया आया तभी तो ये उठा है ना, तो ये यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आंखों में किसकी परछाई अब तक सोती है? तो आंखों में किसकी परछाई? दुख की परछाई। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरसों फूली जब खेतों में, तब फूल उठी सहसा उमंग। कविता में पंक्ति का क्या आशय है? देखो क्या कहा जा रहा है, सरसों के पीले फूल हमारे अंदर उमंग और उत्साह भरते हैं। सी आंसर यहाँ पे सही आएगा। देखो सरसों फूली, सरसों जब उगी खेतों में तब फूल उठी सहसा उमंग, तब उसमें हमारे अंदर क्या आ गया? उत्साह और उमंग भर दिया उसने। सी आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले अनुभव में उपसर्ग बताइए। तो अनुभव में अगर हम बात करते हैं तो अनु यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे सही है। नैतिकता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो नैतिक एक शब्द है और यहाँ पे ता प्रत्यय लगा है, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिभागी में मूल शब्द और उपसर्ग को आपको अलग करना है। तो भागी एक शब्द हो गया और प्रति यहाँ पे मूल शब्द हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिभागी। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रति एक उपसर्ग है और भागी यहाँ पे भाग प्लस ई यहाँ पे प्रत्यय और लग जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं घ आंसर। देखो घ में क्या कहा गया है, उपसर्ग के गुण पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनना है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, सही है स्टेटमेंट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। उपसर्ग अंत में नहीं लगते। उपसर्ग लगने से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल। जैसे कि भाव और भाव के आगे ए लग गया, अभाव, देखो अपोजिट बन गया, तो बिल्कुल उपसर्ग में चेंज आ जाता है। प्रत्यय में नहीं आता है चेंज। उपसर्ग लगने के बाद प्रत्यय में कोई, ये देखो ये नहीं है, तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर क्या है? सही है। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को संलग्नित करना है, देखते हैं। अच्छा चलो, सीमित। देखो सीमित में क्या है? इत यहाँ पे क्या है? प्रत्यय है, तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक, समाज प्लस एक सामाजिक। मिठाई वाला, मिठाई प्लस वाला मिठाई वाला। तो ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि कहाँ पर है। तो ये देखो फर्स्ट, फिर थर्ड एंड सेकंड, ये डी आंसर। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे समाज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो क्या कहा गया है, दोपहर समस्त पद का विग्रह होगा। यहाँ पे दो पहरों का समाहार, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। त्रिभुवन समस्त में पद होगा, त्रिभुवन। तो देखो त्रिभुवन में समास कौन सा है? द्विगु। यहाँ पे क्या आएगा? द्विगु समास। देखो यहाँ पे त्रि मतलब संख्या की जब बात होती है, जब संख्या से पहला शब्द जब संख्या होता है तब वो समास कौन सा होता है? द्विगु समास। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, जहां समस्त पदों में विद्यमान दो पदों में से कोई प्रधान न होकर तीसरे अन्य पद की प्रधानता बताता है। क्या कह रहे हैं कि जब क्या होता है? तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। पहले जो दो पद हैं वो प्रधान न होकर तीसरे अन्य ही किसी पद के बारे में बताया जाता है, तब वो क्या होता है? तो देखते हैं आंसर इसका। तो जब दो पद क्या होते हैं? समान होकर उसकी अलग की व्याख्या करते हैं, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। डी आंसर। जैसे कि गजानन, गज के जैसा है आनंद, जिसका किसकी बात हो रही है? गणेश जी की बात हो रही है ना, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। घ में देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से समासों में कर्मधारय समास के उदाहरण देने हैं। कर्मधारय समास के देखो हम यहाँ से देखते हैं। कर्मधारय, माता और पिता। अगर माता और पिता की बात करते हैं हम, तो माता और पिता क्या है? जब भी योजक चिन्ह, इस तरह का योजक चिन्ह आ जाता है तो वो होता है द्वंद्व समास, जहाँ पे माता और पिता बनेगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नील गगन, पीताम्बर और रात दिन। रात दिन में भी योजक चिन्ह आ रहा है, मतलब ये भी द्वंद्व समास है। हमें क्या चाहिए? कर्मधारय समास। नीला है गगन, पीला है अंबर, है ना, तो ये सेकंड और थर्ड, मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डे देखते हैं हम। यहाँ पे भी संलग्नित करना है। सबसे पहले क्या दिया गया? त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु से दो बना और त्रि मतलब संख्यावाचक। ठीक है। उसके बाद गजानन। गजानन, गज के जैसा है आनंद जिसका, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गजानंद हो जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? गजानंद अभी मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा यहाँ पे
बहुप्रीगी समास, ठीक है। उसके बाद पाठशाला, पाठशाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तो पाठशाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो देखो यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी, एक सेकेंड, डी नहीं यहाँ पर, ये क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे बी आंसर, देखो फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ए आंसर, ये देखो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड, फिर उसका थर्ड एंड फर्स्ट, हाँ, तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन है फोर्थ का, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के आधार पर हमें प्रश्न बताने हैं, वाक्य बताना है कि किस तरह का वाक्य में भेद है। वाक्य का प्रकार बताइए। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो जब भी देखो ये चीज पहले आपको ये समझना, 4 या 5 टाइप के वाक्य होते हैं जो मोस्टली आते हैं। विधानवाचक, जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, जैसे सूर्य पश्चिम में उगता है, पूर्व में उगता है, पश्चिम में ढलता है, या ऐसी तरह की कोई भी एक स्टेटमेंट आती है जिससे एकदम सच है, उसे हम क्या कहते हैं, विधानवाचक। आज्ञावाचक, जिसमें कोई परमिशन दी जाती है। प्रश्नवाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। और निषेधवाचक, जिसके अंदर मना या ना किया जाता है, नहीं का आता है। उसके अलावा आता है विस्मय बोधक, जिसमें कि विस्मयवाचक, मतलब जिसमें कि एक इस तरह का साइन आता है, इस तरह का क्वेश्चन है, वो मार्क आता है, जो हो जाता है विस्मयवर्धक। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, मतलब कि एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि सही है, तो विधानवाचक, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट देखिए, वाक्य का प्रकार बताइए। आह कैसा सुंदर दृश्य है, तो देखो इस तरह का मैंने अभी बताया था, इस तरह का अगर साइन आता है तो कौन सा हो जाता है, विस्मयवाचक, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, आज हिंदी शिक्षक विद्यालय आए थे। इसमें निषेधवाचक में आपको क्या करना है, वाक्य लिखना। निषेधवाचक में लिखना है, मतलब कि नहीं की साउंड आनी चाहिए। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि आज जो है वो नहीं आए। तो हम देखते हैं कहाँ पर ये, आज हिंदी शिक्षक विद्यालय नहीं आए थे। देखो तो ये आंसर, डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जिन वाक्यों में किसी के कार्य के न होने का बोध होता है, अर्थ की दृष्टि से वह कौन सा वाक्य कहलाता है, निषेधवाचक, बी आंसर ये सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन फर्स्ट में भी है, सैंपल पेपर में 2 जगह पूछा गया क्वेश्चन, और यहाँ पे भी पूछा गया है। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण, जिसमें कि कोई इच्छा प्रकट हो रही होती है, कुछ हम कामना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक। तो देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, अरे एक चोट कैसे लगी, क्या तुमने गमले में पानी दिया, बर्गर मत खाओ, ईश्वर सभी को खुश रखे, ये इच्छा है ना हमारी कि ईश्वर सभी को कुछ खुश रखे। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में अलंकार हमको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, तो देखो कौन सा है, यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा, डी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका में यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया, नीलकमल से सुंदर नयन, नीलकमल से सुंदर नयन, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखो इसके अंदर एक मतलब नयन की बात, आंखों की बात हो रही है कि नील कमल के जैसे सुंदर है, तो एक हम क्या करें, उपमा दी जा रही है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो सी आंसर आ जाएगा। जब भी किसी की उपमा या प्रशंसा बहुत ज्यादा की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु बछाए, तो देखो जब भी एक ही शब्द की बार बार में यहाँ पे क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो वो क्या हो जाता है, अनुप्रास। देखो तय 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 तय, बार बार में तय 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 की साउंड्स आ रही है ना, तय तय लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, घ में क्या होगा, निम्न में से रूपक अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो रूपक अलंकार का हमें यहाँ पे क्या बताना है, उदाहरण बताना है। तो देखो क्या होगा, मधुर मधुर मुस्कान, मनोहन मनुज वेश, ये तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार। लाल किरण सी चोंच खोल, ये क्या है, उपमा अलंकार की किरण जैसे चोंच है उसके। नील गगन सा शांत हृदय सो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले लो, ये आ जाएगा, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा रूपक अलंकार के लिए। उसके बाद डे में देखिए क्या कहा गया है, जब किसी पंक्ति में एक ही व्यंजन बार बार आता है, अगर एक ही व्यंजन बार बार आता है तो उसे अनुप्रास कहते हैं भी। अच्छा, यमक अलंकार कब होता है, जब एक शब्द 2 बार आता है, जैसे कि उत्तर, मैंने उत्तर दिया कि उत्तर दिशा में जाओ, तो उत्तर यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 बार, तो ये क्या हो जाता है, यमक अलंकार, जहाँ पे एक पूरा शब्द क्या आता है, कई बार आता है। यहाँ पे एक वर्ण आता है, अगर अनुप्रास की बात करते हैं तो वर्ण आता है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा, मधुर मधुर मुस्कान, मनोहर मधुर वेश, मैं कई बार आ रहा है। इसी तरह से आगे हमने देखा था, तय 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 कई बार आ रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। अब है प्रश्न नंबर 7, आपका पठित गद्यांश आपकी बुक में से लिया गया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई,
मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, वे अपने साथ हिंदी लाई थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उनको मुझ पर पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे कि हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसीलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य जानते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन मेरे वश में नहीं थी। जब मैंने एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए। संस्कृत पढ़ाने में माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता ने उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत मिशन स्कूल में रख दिया और मुझको मिशन स्कूल के वातावरण था दूसरा, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया, जाने में रोने धोने लगी। तो ये पैराग्राफ दिया गया आपके चैप्टर में से ही है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन में कहा गया। पूजा पाठ के समय कवित्री भी बैठ जाती थी और क्या सुनती थी, तो देखो क्या सुनती थी, संस्कृत। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, लेखिका की माता कहाँ से आई थी, जबलपुर से, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पहले पहले लेखिका को उसकी माताजी ने कौन सी पुस्तक पढ़ाई थी, सबसे पहले कौन सी पुस्तक पढ़ाई थी, पंचतंत्र। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, लेखिका के पिता को कौन सी भाषा आती थी, तो अंग्रेजी। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, लेखिका को विदुषी उनके परिवार में कौन बनाना चाहता था, तो उसके बाबा उसको क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। तो बी आंसर डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्षितिज में से लिया गया है क्वेश्चन, देखो किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1-1 मार्क्स के, तो यहाँ पे गौरैया। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, प्रेमचंद के जिस फोटो में प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग में की गई है, उसमें प्रेमचंद के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, तो उनकी पत्नी थी। सी आंसर यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पठित पद्यांश पर और आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। देखो अच्छा, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे थे। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह है। पर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदसरों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड चैप्टर से लिया गया है। तो देखो क्या है, कवि ने घरों में किसके खत्म हो जाने की बात कही है, तो घर में आंगन की क्योंकि आंगन में बच्चे खेलते हैं ना, तो वो खत्म होने की बात की गई है। कवि ने मदसरों की इमारतों को किस आपदा से ढह जाने की बात की है, भूकंप से। तो यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कवि ने किताबों को किनके द्वारा चट कर जाने की आशंका व्यक्त की है, दीमकों द्वारा। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा कि दीमकों द्वारा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, बच्चे किससे ढकी सड़क पर काम पर जा रहे हैं, तो कोहरे की। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कवि के अनुसार सारी गेंदें कहाँ गिर गई है, अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया, अंतरिक्ष के पाठों पर आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न है। मेघ आए पाठ में नदी किसका प्रतीक है, तो मेघ आए पाठ में नदी जो गांव की एक युवती। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैदी और कोकिला पाठ में कवि ने जंजीरों को क्या कहा है, गहना कहा है। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर था, अब हम सब्जेक्टिव टाइप का पेपर करेंगे। आप यहाँ पे आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के मिल जाएंगे। तो आप अपने छोटे भाई बहन के लिए भी क्या कर सकते हैं, उनको सैंपल पेपर दिखा सकते हैं जिनसे उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं। और इसके अलावा आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 करके 10 है, स्मार्ट स्टडी 10 करके मेरी जो इंस्टा आईडी है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनकी आंसर की बहुत शॉर्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके इंस्टा पर जाकर उसको क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट में आंसर मिल जाएंगे। उसे क्लिक करके आप अपना आंसर इजीली और कम टाइम में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न है। गद्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है,
कह दिया गया। 4 प्रश्न है, 3 आंसर करने हैं, 2 मार्क्स के हैं सारे। सांवले सपनों की याद में पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखो क्या कहा गया है। प्रकृति प्रेमी सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति और पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उनका जीवन काफी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने से नहीं निकल जाते थे। देखो क्या है, प्रकृति से प्रेम करते थे, पक्षियों के मन में उनका बहुत ज्यादा प्रेम था, जिज्ञासा थी। उसके अलावा जीवन काफी रोमांचकारी था, भ्रमणशील था। किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ में किया गया है? युक्ति सख्त आपको आंसर देना है। टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संघर्ष और असुविधाओं के लिए किया गया है। किसके लिए टीला मतलब कि क्या होता है, जैसे कि ये रास्ता है, इसके ऊपर इस तरह से जो होता है उसे हम टीला कहते हैं। तो टीले शब्द का प्रयोग रुकावट के लिए किया गया है। जो भी, और अगर जिंदगी की बात करें, जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां है, असुविधा है, उसके लिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? टीले का प्रयोग कवि ने किया है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्ट आचरण, जीवन की सहज गति को बाधित करने वाली, जैसे कि समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, छुआछूत होगी, अन्याय होगा, शोषण होगा, तो ये क्या करें, जीवन की जो गाड़ी चल रही है उसको क्या करते हैं? बाधित करते हैं। तो इसी के लिए इनका यूज किया गया। अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन को सहज गति से बाधित कर देते हैं, जैसे कि शोषण, अन्याय और छुआछूत, जातिपात आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय लेखक ने तिब्बत की यात्रा की उस समय की यात्रा करना जोखिम से भरा क्यों था? लहासा पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके सैंपल पेपर 1 में भी दिया गया, तो वहां पे भी करवाया है और यहाँ पे भी, दोनों में थोड़ा अलग अलग करवाया। आप मिक्स करके दोनों को एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। देखो क्या कहा, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को, लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं। इस तरह हमेशा जान का जोखिम बना रहता था। इसके अलावा उन्होंने भिखमंगे क्योंकि एंट्री नहीं कर सकते तो भिखमंगे की तरह उन्होंने एंट्री की थी। उनका घोड़ा सुस्त था, जो उन्होंने पीछे अपने दोस्तों से छूट गए थे वो, और कहीं कहीं रास्ता बहुत मुश्किल था, चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, को करने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाई आई। और हथियार संबंधी कोई कानून नहीं था जिनसे जान का खतरा हमेशा बना रहता था। हर एक लोग अपने पास हथियार रखते थे और ये कहते कि पहले मार देते थे, फिर देखते थे कि कुछ है कि नहीं है उनके पास। तो इस तरह से हमेशा जान की जोखिम बना ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका ने अपने मां के व्यक्तित्व को किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? देखो पूरा इसका आंसर देख लेते हैं। लेखिका की मां को हिंदी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी। लेकिन लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी और वह लिखा भी करती थी। तो सब पॉजिटिव बातें होगी। फिर भी लेखिका की आदर्श नहीं बन सकी। इतना कुछ होने के बाद भी लेखिका की आदर्श नहीं बन सकी, क्योंकि लेखिका को अपनी माँ को चुपचाप हर बात मान लेना, पिताजी की बात का विरोध न करना, अपने लिए कोई आवाज न उठाना, परिवार की इच्छाओं के लिए दमन करना अच्छा नहीं लगता था। मतलब ये सब बातें वो बिना किसी की हर चीज वो चुपचाप कर लेती थी। तो ये बात लेखिका को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, धार्मिक थी, पूजा पाठ किया करती थी, तो पूरा मिक्स करके आप एक आंसर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी 4 क्वेश्चंस हैं, 3 आपको करने हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? मेघ आए पाठ के आधार पर बताइए। देखो, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा, क्योंकि मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी और संकोचवश सामने भी नहीं आ सकती थी। मतलब उसने क्या है, किवाड़ दरवाजा जो है उसकी ओर से देखा, छुप कर देखते ना दरवाजे से, वैसे देखा। क्योंकि वो मेघ आने से देर से लेट आए ना, बारिश जो हुई, मेघ देर से आने व्याकुल हो रही थी, वेट कर रही थी भी जल्दी से आए, लेकिन संकोचवश उनको देख भी नहीं रही पा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, कैदी और कोकिला पाठ में किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार या तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अन्याय अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण, वो क्या कर रहे हैं, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता ना, वैसे ही जो अंग्रेजों की शासन प्रणाली है उसके अंदर कुछ दिखाई, उनको सच और झूठ दिखाई नहीं दे रहा। वो सिर्फ अंग्रेजों की पक्ष ले रहे हैं और जो बाकी लोग हैं, जो इंडियंस हैं या जो हम ये कहें दूसरे लोग, उन पर अन्याय करते जा रहे हैं। इसीलिए ये एक अंधकार का प्रतीक है। अंग्रेजों की शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? देखिए, कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसी ऋतु में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उन पर नई कोपले, पत्तियां, फल, फूल आने शुरू होते हैं। फसलों तथा सब्जियों के फलने फूलने का भी समय यही होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित इसलिए हैं क्योंकि उन मासूम बच्चों के माता पिता के पास धन की कमी है। उनके माँ बाप गरीब हैं, वह मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, तो उनके पास उनके लिए खेल खिलौनों के कहाँ तो उनके पास उनके लिए खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं। इसी आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है और सुख सुविधाओं से दूर रहना पड़ता है। मतलब उनके पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो खिलौने तो क्या, उनको खाना ही बड़ी मुश्किल से ला पा रहे हैं, इसलिए तो वो काम पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाकी सुख सुविधाओं और मनोरंजन के जो उपकरण हैं उनसे वंचित हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, एक सेकेंड, देखो क्या है, 50 to 60 वर्ड्स में आपको लिखना है और 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर लिखिए। क्या कहा गया, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वो रोजमर्रा की चीजें जुटाने लग गया। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ के घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा कर सके। मतलब ऐसा था ना कि जो जरूरत की चीजें थी वो ले ली, जिससे कि कुछ टाइम तक एटलीस्ट गुजारा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा ने जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सैंपल पेपर 1 में भी आया, वहां पे पूरी डिटेल में बताया गया। तो आइए देखते हैं इसका और क्या आंसर बन सकता है। देखो क्या हुआ है आंसर, बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनको ऐसा सोचना उचित नहीं है। उनकी मानसिकता संकुचित मानसिकता के बारे में बता रहा है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती है, वो कोई कठपुतली भी नहीं है जिसे हम अपने इशारों पर नचा सके। उसका भी दिल होता है, उस शिक्षा पाना उसने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि ये उसका अधिकार है, जिसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़े या अपनी योग्यता को छुपाना पड़े। ये सब जो संकुचित मानसिकता है उसके बारे में दिखा रहा है। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि गर्व के साथ ये कहना चाहिए कि हाँ ये पढ़ी लिखी है या ये काम ये जानती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका ने अपनी नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर भी उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? मेरे संग की औरतों के पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखो क्या आंसर हो जाएगा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, परंतु अपनी नानी के बारे में जो कुछ भी सुना था उसके कारण उसके व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित थी। उसकी नानी ने पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली महिला होते हुए भी विलायती ढंग से जीवन जीने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकायत के जीवन बिताया। मरने से पहले पर्दे का लिहाज छोड़कर पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिली और उनसे भी यह वचन लिया कि वे उनकी पुत्री की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही कराएंगे। उनके इन्हीं क्रांतिकारी कदमों से लेखिका को प्रभावित किया। मतलब वो एकदम देखो वो थी क्या कहते हैं, एकदम पारंपरिक, अनपढ़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी आंदोलन में किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट किया, अपनी बात पर रही और क्रांतिकारी कदमों के कारण ही लेखिका उनसे क्या हुई, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। वृक्ष, धरती के आभूषण, पेड़ों के बारे में लिखना है, हमारे विद्यालय के बारे में लिखना है, हमारे विद्यालय का स्वतंत्रता दिवस समारोह। तो यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। अगर कुछ करने में दिक्कत है तो मैं इसका आपको लोगों को कमेंट मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पत्र लिखना है। आप रवीश या सकीना है, सहायक पुस्तक की आवश्यकता है आपको, और पुस्तकालय अध्यक्ष से पुस्तक मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, या ग्रीष्मकाल अवकाश के लिए, समर कैंप के लिए निमंत्रण देते हुए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये भी आसान है, वही मैं कह रही हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिएगा, जैसे ही आप वो करेंगे मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी।
आप मेरे इंस्टा आईडी SMART_TSTUDY10 पे जाकर आप वहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, जिससे कि क्या हो, सब लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और लाइक बहुत कम आते हैं, तो ये आपसे मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ लाइक करा करो वीडियो को, जिससे कि क्या होगा, अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब देखो, उसके बाद एक लघु कथा लिखनी है, जल ही जीवन पर, प्रकृति का वरदान, जंगल की जल संकट की स्थिति, जल प्रबंधन से लाभ। ठीक है, इनमें से किसी एक टॉपिक पर लिखना है। या यहाँ पे क्या कहा गया कि आपका पासपोर्ट खो गया है, तो पासपोर्ट सेवा में 100 शब्दों का ईमेल लिखकर नया पासपोर्ट बनाने के लिए अनुरोध करना। मैंने नया पासपोर्ट बनाना, उसके लिए ईमेल लिखना है। उसके बाद बढ़ते प्रदूषण पर 2 विद्यार्थियों के बीच संवाद, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन उसके अंदर भी आया था। मनीषा ऐप को पढ़ते समय आपकी किताब कहीं रह गई है, तो इसकी सूचना देते हुए एक आलेख तैयार करना है, सूचना पत्र लिखना है। तो ये जो लास्ट के चारों क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इसका भी वीडियो मैं बना दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो मुझे लगेगा हाँ वाकई में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। इसी तरह सैंपल पेपर 1 में भी लास्ट के जो 4 क्वेश्चन है उनका भी वीडियो मैं बना दूंगी। सभी सैंपल पेपर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।